दैनिक अंगारा देख रहे मेरे तमाम दर्शकों को मेरा यानी कि एडवोकेट देव लोहान का प्रणाम। आज हम अंगारे मिलकर जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो उत्तर भारत का ही नहीं बल्कि समस्त भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और एक बहुत ही ज्वलनशील विषय है। आज हम बात करेंगे भगत सिंह के ऊपर कि क्या भगत सिंह को वो सब कुछ मिला जिस चीज के भगत सिंह को मिलना चाहिए था, क्या जिस सम्मान के वो हकदार थे वो सम्मान उन्हें मिला, या जो बातें भगत सिंह के बारे में बताई जाती है वो सारी की सारी बातें सही हैं और कौन सी बातें हमें भगत सिंह के बारे में सही बताई जाती हैं और कौन सी बातें हमसे छुपाई जाती हैं। क्या भगत सिंह का वाकई ही वो प्रभाव था पंजाब के अंदर जिस प्रभाव के तहत हम भगत सिंह के बारे में आज बतियाते हैं? क्या वाकई ही भगत सिंह ने वो सारी चीजें की थी जिनके बाद भगत सिंह को इतना महान घोषित किया गया? क्या भगत सिंह सचमुच में आज जिस तरह उनको पगड़ी बांध के और जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है वो वही भगत सिंह थे? क्या भगत सिंह सामान्य नहीं थे? क्या भगत सिंह असामान्य थे? हमारी आदत है कि हम अपने हर एक आइडल को भगवान की श्रेणी में रख देते हैं और उनके एक पहलू को हम देखना चाहते हैं और दूसरे पहलू को हम नजरअंदाज कर देना चाहते हैं, जबकि भगत सिंह का हर पहलू बहुत सुंदर था, हर पहलू ही उनका प्रेरणादायक था। और भगत सिंह के पहलुओं में और क्या-क्या चीज़ थी, इस सारे के सारे पहलुओं में हमारे साथ बात करने के लिए आज मेरे साथ आपके चिरपरिचित 2 अंगारे शामिल हैं। मैं अपने दोनों अंगारे अजय बल्दा और एके का स्वागत करता हूँ। हम तीनों मिलकर आज भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह के समय के बारे में, भगत सिंह के चपेक्ष के बारे में, परिपेक्ष के बारे में और भगत सिंह के बाद के भगत सिंह के बारे में और भगत सिंह के वक़्त के भगत सिंह के बारे में और भगत सिंह के फांसी के बारे में और भगत सिंह के वक्त समाज ने उनके फांसी के बाद जो प्रतिक्रियाएं दी या नहीं दी उसके बारे में मिल बैठकर बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपको भगत सिंह के बारे में एक थोड़ा सा कॉमन ग्राउंड बना देता हूं ताकि आप सब दर्शकों को समझने में आसानी रहे। द्वितीय जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था अंग्रेजों के साथ, उस द्वितीय यानी कि दूसरे स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत ही यंग एज के, एक बहुत ही कम उम्र के लड़के भगत सिंह ने अंग्रेजों का सामना किया और अंग्रेजों का सामना करते करते अपनी जान दे दी। दुनिया में जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं मेरे अनुसार जान देना वहां पर सही नहीं होता। लेनिन ने अपनी जान नहीं दी थी, माओ ने अपनी जान नहीं दी थी, तो वो बड़े क्रांतिकारी बने, उन्होंने दुनिया की बहुत बड़ा इतिहास को प्रभावित किया। तो जान दे देने में भगत सिंह ने कहा है कि मेरे मरने के बाद शायद ये पूरे का पूरा समाज जाग उठे। तो क्या वो समाज जागा, वो हमारी बातचीत का विषय रहेगा। तो भगत सिंह के बारे में मैं ओपनिंग रिमार्क्स अपने दोनों अंगारों से लेना चाहूंगा। पहले मैं अजय बल्दा के पास जाऊंगा। अजय, आपके ओपनिंग रिमार्क्स भगत सिंह के बारे में। भैया भगत सिंह एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको हमने भगवान की तरह ट्रीट किया है कि देव मानुष थे या फिर बहुत क्रांतिकारी थे कि उनके दिमाग में सिर्फ क्रांति भरी थी कि क्रांति की ही बातें करनी है तो हमें भगत सिंह याद आते हैं। उससे अलग हमें भगत सिंह के बारे में कोई ख्याल नहीं आता। जब भी कोई काम करते हैं तो उस काम में हमें ख्याल नहीं आता। हमें सिर्फ कब आता है कि जब कोई क्रांति करनी हो, कुछ आतंक मचाना हो, कुछ उल्टा काम करना हो, तो हम किसका नाम लेते हैं कि भगत सिंह। तो ये मेरे ओपनिंग रिमार्क्स हैं। आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। एक के आपके ओपनिंग रिमार्क्स, आपके रिमार्क्स की बड़ा इंतजार रहता है मुझे भी और अजय को भी और हमारे तमाम दर्शकों को। आप बहुत पसंद आ रहे हैं तो आपको इस चीज की बधाई हो। तो आप अपने ओपनिंग रिमार्क्स रखें। थैंक यू। एक्चुअली में क्या है कि भगत सिंह के जीवन के सबसे मुझे दुखद पहलू यही है कि भगत सिंह बहुत कम एज में भगत सिंह की मतलब फांसी हो गई भगत सिंह की। क्योंकि भगत सिंह देखिए जाए तो 23 साल का था यार। 23 साल की उम्र में एक इंसान उतना मैच्योर नहीं होता, इंसान सीख रहा होता है। भगत सिंह ने की जो चीज है जिसने भगत सिंह को भगत सिंह बनाया, तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहली चीज उसकी स्टडी ही है कि भगत सिंह ने पंजाब के कॉलेज में रहते हुए पूरी दुनिया के जितने भी अच्छे राइटर थे उनको पढ़ लिया था, क्रांतिकारियों को पढ़ लिया था। वो उनके अकॉर्डिंग सोचने लगा था। अब ये है कि जिस समय इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल के साथ बहस हो रही है, धार्मिक बहस से, नॉर्मल बहस से, उस समय भगत सिंह वर्ल्ड ब्रदरहुड की बात कर रहा है, विश्व एकता की। जहां फ्रांस और जर्मनी के बीच ट्रेड वॉर ना हो, जहां जापान और अमेरिका के बीच में ईस्ट वेस्ट की लड़ाई ना हो, जहां किसी भी तरह की चीजें ना हो, मतलब ब्लैक व्हाइट ये वो। तो सोच के देख बंदा कितना एडवांस था अपने समय से, वही पंजाब जैसी जगह से। पंजाब में जहां पर पहलवानी कल्चर था, पर पहलवानी कल्चर के अंदर बौद्धिकता भगत सिंह लेके आया पहली बार। और ये उसकी जर्नी थी। बहुत दुखद बात है कि भगत सिंह का एंड जहां हुआ वहां नहीं होना चाहिए थी, वहां से उसकी शुरुआत होनी चाहिए थी। हम्म। उसके बाद असली भगत सिंह बनता।
भगत सिंह के पूरे जीवन पहलू के अंदर है ना, मैं अजय की बात से यहाँ पे सहमत होऊंगा कि भगत सिंह को आज भी जब याद किया जाता है तो भगत सिंह को हिंसात्मक तरीकों के लिए ही याद किया जाता है। अगर कोई भी आदमी ना समाज के अंदर थोड़ा सा भी हिंसा को बढ़ावा देता है तो हम कहते हैं कि ये भगत सिंह है। मुझे यहाँ पर है ना हरियाणा के बॉबी कटारिया याद आते हैं। जब जबकि बॉबी ये बहुत कटारिया गलत ने बात है। भगत सिंह के जितने भी पहलू है, तो भगत सिंह बहुत अच्छा लवर था। भगत सिंह की कभी राइटिंग पढ़ना, वो प्यार के बारे में जिस तरह से एक्सप्लेन करता है बहुत बहुत अच्छी सोच शानदार, थी। मतलब पढ़ के ऐसा लगता है जैसे वो एक कवि लिख रहा है। ठीक है, वो बंदा बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट था, क्योंकि उसकी जो बातें है, उसने लेटर लिखा था सुखदेव को, उसमें सुसाइड की बात हुई थी। सुखदेव सुसाइड के बारे में कुछ पूछ रहा था उससे, उसने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है सिगमंड फ्राइड नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि कैसे हम जीवन से लड़ सकते, कैसे हम जीवन को समझ सकते हैं। और जो मरते हैं वो ना तो डरपोक होते हैं ना कुछ और होते हैं, वो कुछ अलग ही चीजें रहती है। भगत सिंह चीजों को समझता था। सबसे बड़ी अच्छी बात है समझदारी वाली बात, कि किसी चीज को तुम समझते कैसे हो, किसी चीज को तुम एक्सप्लेन कैसे करते हो। भगत सिंह उस चीज में बहुत शानदार था। और मतलब अब एक फिल्म आई थी उधम सिंह, उसमें दिखाया था ना कि भगत सिंह का लास्ट में सीन था कि भगत सिंह अगर आजादी मिल गई तुम क्या करोगे, वो बोला मैं सोऊंगा यार, मुझे सोना है। हाँ, अगले दिन क्या करोगे, फिर सोएंगे। वो सरल वो था वो, कितनी अच्छी बात है यार, वो बिल्कुल। मतलब कितना आकर्षित करती वो चीजें। सहज था वो। देश एक बना लिया चीज उन्होंने, और चल भगत सिंह चल को जाएगा भगत देश सिंह ऐसा। बनाती है। हाँ। अक्षय, जब जब हम ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सिंपलिसिटी। वो पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में यानी कि अंग्रेजों के वक्त जो सेना थी, सरकारी सेना, अंग्रेजों की सेना, उसमें सबसे ज्यादा फौजी जो थे वो पंजाब से थे। ठीक है, ये एक विदित बिल्कुल। तथ्य है कि सबसे ज्यादा फौजी लगभग लगभग 60 से 70% तक जो फौजी थे वो पंजाबी थे। और वो अंग्रेजों को कतई ही विरोध में नहीं उतरते थे। वो कहते थे अंग्रेजों का विरोध नहीं करना। और उस समाज के अंदर एक भगत सिंह आर्य समाजी परिवार में पैदा हुआ और उसने वहां पर HSRA बनाई। और उसने वहां पर उन्हीं अंग्रेजों का विरोध किया जिन अंग्रेजों के दम पे उस वक्त पर पंजाब की पूरी अर्थव्यवस्था चल रही थी। तो ये अपने आप में बड़ी हिम्मत की बात है कि मेरे अड़ोस पड़ोस में अगर सारे के सारे अंग्रेजी सिपाही रह रहे हैं और मैं फिर भी उस मानसिक बोध को तोड़ते हुए अपनी मातृभूमि के लिए आवाज उठाता हूँ और मैं कहता हूँ नहीं यार अंग्रेज गलत है, बेशक ये मेरे को नौकरी दे रहे हैं लेकिन फिर भी ये गलत है, ये मेरे नहीं है, ये शोषण कर रहे हैं। तो उस चीज में वो चीज भगत सिंह को लाजमी तौर पे भगत सिंह बनाती है। अजय। भगत सिंह को भगत सिंह एक चीज और बनाती है भैया, उनकी सोच। जिससे आज के टाइम पे यूथ की सोच है, वो सिर्फ नौकरी तक टिकी हुई है कि नौकरी मिल जाए, शोषण कितना भी हो। आप हम्म, आज के टाइम में देखोगे, हर एक जहां पे भी आप कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाओ, स्कूल टीचिंग में चले जाओ, किसी भी सेक्टर में चले जाओ, हर एक जगह पे क्या है, अ, आपका शोषण हो रहा है। तो शोषण को रोकने के लिए कोई आवाज नहीं उठाता, जो आवाज उठाते हैं उनको दबा दिया जाता है, खरीद लिया जाता है। तो ऐसे समाज के बीच में अगर आप अपनी एक अकेली सोच लेके चलते हो, तो उन लोगों से भी टकराना है और सिस्टम के खिलाफ तो आपको लड़ना ही है। तो तो बिल्कुल। सेम चीज भगत सिंह ने फेस की है उस टाइम पे, तो वो चीज भगत सिंह को भगत सिंह बनाती है। उस चीज के लिए उनके करेज को मैं एडमायर करता हूँ बहुत ज्यादा। और दूसरी चीज जो है कि लोगों ने जो पढ़ा है कि उन्होंने गोली मार दी, जो ऑफिसर्स थे जिन जो अ, लाला जी की मौत के लिए सांडर्स। सौंदर्य। जिम्मेदार थे, उनको मार दी, सैंडर्स को। तो उस चीज को अगर हम देखते हैं कि लोगों को सिर्फ उस चीज के लिए याद रहता है कि भगत सिंह ने गोली मार दी थी, तो बंदूक उठाने वाला हर एक आज के हाँ, टाइम पे ना जितने सारे बंदूक उठाने वाले सब लोग सोचते हैं कि हम भगत सिंह हैं, हम बदलाव लेके आएंगे। लेकिन वो चीज नहीं देख रहे कि जो भगत सिंह जाते हुए बोल के गए कि वो हमारी गलती थी, हमने वॉयलेंस का यूज किया, तो वो हमारी गलती थी। जब उन्होंने असेंबली में बम फेंका, तो वहां पे भी तो वो बम ऐसा बना सकते थे कि जिसके अंदर शार्पनर्स हों, आसपास बैठे लोग मर जाएं। तो वहां पे भी तो वॉयलेंस कर सकते थे, अगर उनका रीजन ही वॉयलेंस करना होता तो वहां पे कर सकते थे। लेकिन वहां पे उन्होंने क्या किया, सिर्फ आवाज सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये आवाज सुनाने के एक्चुअल लिए में, वॉयलेंस जरूरी है। हाँ, ये एक तो फ्रांस एनापोलॉजिस्ट है, उसका कोर्स था ये कि भैरों को सुनाने के लिए सुना धमाके की जरूरत है। धमाके की भगत जरूरत सिंह होती वहीं है से इंस्पिरेशन ली थी, और भगत सिंह ने बम इन, भी ऐसे ही बनाया था, और फोड़ा भी वहां पर था जहां कि लोग बैठे धमाका ही नहीं हो, थे। कि गलती से भी किसी को चोट ना लगे। तो वो अच्छा। चीज दिखाती है कि भगत सिंह की सोच कहाँ है।
लेकिन लोगों ने उल्टा पकड़ लिया कि सिर्फ बंदूक हाथ में उठाई तो हम भगत सिंह है। हाँ, मैं लेकिन तो भगत सिंह का तो मेन थॉट ये था कि जो क्रांति की तलवार वो विचारों से तेज होती है, ठीक है। लेकिन भगत बिल्कुल। सिंह, ऐसा नहीं कि भगत सिंह हिंसा के पक्ष में नहीं थे। भाई जो अगर अपना नहीं, मोटिव है तो सीधी सी बात है, अपन को कोई नॉर्मल तो देगा नहीं। अगर कोई बंदा क्रांति करे, कोई बंदा देश आजाद कराएगा, तो अगर उसके लिए हिंसा नेसेसरी है तो वो करनी पड़ेगी। इवन उसने एक वो जगह गीता का कोट्स भी दे रखा है ये वाला, कि अगर हिंसा नेसेसरी है, अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में भेदभाव खत्म हो, दुनिया में मतलब जो गरीब लोग हैं उनके हाथ में पावर आए, ठीक है, दुनिया में भाईचारा है, तो ये ऐसे तो नहीं होगा। जो लोग इनको चला रहे हैं वो ऐसे तो नहीं करेंगे कुछ भी कि ले भाई अगर तुम ऐसा मानते हो, लो आजादी, लो समानता, लो राइट्स। ऐसा नहीं होगा। अगर वहां पर हिंसा नेसेसरी हुई तो जरूरी है, ऐसा नहीं कि हिंसा का शौक तो है, बट जरूर। हिंसा जरूरी हुई तो होगी भाई। उसका उसने वो नहीं किया। जो हाँ, चीज जरूरी है, जिसका वो चीज टाइम आ है गया, ना, वो तो करनी पड़ेगी। बट ये जिस नहीं बटुकेश्वर कि चीज वो, की दत्त एक जहां पे बार जरूरत है, जैसे हाँ, हम पहले बात बटुकेश्वर कर रहे थे दत्त तो। हाँ, आप बटुकेश्वर बताइए। दत्त एक बार भगत सिंह से पूछने आते हैं कि भगत मारते तुम भी हो और मारते वो भी हैं। इंसान को तो तुम भी मार रहे हो और इंसान को तो अंग्रेज भी मार रहे हैं, तो तुम्हारे मारने में और उनके मारने में फर्क क्या है? तो भगत सिंह ने बड़े बड़े अच्छे तरीके से बटुकेश्वर दत्त को समझाया था कि हाँ, दत्त मारते हम भी हैं और मारते वो भी हैं, लेकिन हम मारते हैं उन फूलों को खिलाने के लिए जो फूल गुलामी की परछाई में मुरझा गए हैं, और वो मारते हैं उन बेड़ियों को सजाने के लिए जो बेड़ियां सदियों से सामान्य इंसान के गले से लेकर पैरों तक पड़ी हुई हैं। हमारे लिए जान की कीमत, किसी की भी जान की कीमत कम नहीं है। हमारे लिए हर जान की कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन हम मारते हैं उन गुलामी की सोच रखने वालों को जो इंसान को इंसान के बराबर ना समझकर एक इंसान के साथ पशु से भी बुरा व्यवहार करते हैं। और वो मारते हैं उन लोगों को जो आजादी के ख्याल रखते हैं, जो स्वतंत्रता के ख्याल रखते हैं, और जो चाहते हैं कि इंसान के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए, इंसान को भी प्यार से रखा जाए और इंसान को भी सपने देखने दिए जाएं। तो हम सपनों को नहीं मारते दत्त, सपनों को वो मारते हैं, और उनका मारना सपनों को मारना है, और हमारा मारना सपनों के लिए मारना है। ये मारने का अंतर था। मेरा एक और इसमें टेक है मेरा। ठीक है, हमने भगत सिंह की बहुत सारी बातें की कि भगत सिंह बहुत सही थे, ये था वो था। जिस वक्त पे भगत सिंह को फांसी हुई, तो भगत सिंह ने एक बात लिखी थी कि मैं फांसी क्यों कर लेना चाहता हूँ। जब उसने कहा कि तेरे को बचा लेंगे, तो उसने कहा कि नहीं, मैं फांसी ही खाना चाहता हूँ ताकि समाज जाग सके, और मेरे मरने के बाद बहुत बड़े स्तर पर पंजाब के अंदर आंदोलन शुरू हो जाए, क्योंकि पंजाब ही तोड़ना बहुत जरूरी था। पंजाब के अंदर ही 60 से 70% सेना पंजाब की ही थी। अगर पंजाब वहां से, पंजाब में एक धारणा पैदा हो जाती अंग्रेजों के खिलाफ, तो एकदम से सारे के सारा जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो खंड वहंड हो जाता। लेकिन भगत सिंह की फांसी के बाद पूरे के पूरे पंजाब, लाहौर में, अमृतसर में, भटिंडा में, क्वेटा में, कहीं पर भी एक भी प्रदर्शन नहीं हुआ। भगत सिंह के मरने के बाद भगत सिंह को इस तरह से भुला दिया गया था जैसे वो था ही नहीं। 1962 में मनोज कुमार जी की एक फिल्म आती है, और ये मनोज कुमार जी के कहे हुए शब्द हैं। जो शहीद फिल्म आई थी, उन्होंने कहा है कि भगत सिंह को तो लोग भूल चुके हैं, और उसके बाद वो फिल्म जब रिलीज होती है तो भगत सिंह एकदम से फिर से याद आ जाते हैं। तो ऐसा क्या था? उस उनके अंदर सारी चीजें महान थी, लेकिन फिर भी उनके मरने के बाद जिस मैसिव लेवल पे सोशल एक प्रोटेस्ट की बातें भगत सिंह ने की थी, वो सोशल प्रोटेस्ट क्यों नजर नहीं आया? हमें कहीं पर भी नजर नहीं आया। पूरे देश में कहीं पर भी भगत सिंह के फांसी के खिलाफ कोई आवाजें नहीं उठी, कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, कोई अंग्रेजों को नहीं मारा गया, कोई सड़क नहीं रोकी गई, कुछ भी तो नहीं किया गया था। इस पर क्या मतलब कि ऐसा होना चाहिए था ना, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ था? क्या भगत सिंह का वो प्रभाव ही नहीं था क्या समाज के ऊपर, जो मतलब भगत सिंह सोच के बैठा था, या हम सोच के बैठे हैं आज के दिन? देखो, प्रभाव उन लोगों पे पड़ता है जिनकी सोच थोड़ी सी खुल जाती है, जो आजादी चाहते हैं। अगर आपको सुबह से शाम तक सिर्फ खाने की टेंशन है कि आपको खाना जो दे रहा है आप उसके लिए लॉयल हो, तो आप उस प्रभाव को कहाँ तक सहन करोगे? आपके ऊपर लेकिन पड़ेगा ही नहीं। पंजाब का आदमी तो तो खाने के तौर पंजाब पर तो सक्षम था ना। खाने की तो कमी थी नहीं, खाने 1 साल का अनाज एडवांस रख के बैठता था। खाने का आप एक साल का रख के बैठे हो, लेकिन आप जिससे पैसा ले रहे हो, जो आपको नौकरी दे रहा है, रोजगार दे रहा है, आपकी सोच गुलामी की है ना वहां पे। आज के टाइम में आप आओगे तो कितने लोग हैं फ्रीडम के, कितने लोग रियली ये सोचते हैं कि आ, गुलामी ना हो।
कि हम अपना कुछ कर पाए, कि हम कोई रिफॉर्म लेके आए, कुछ चेंज लेके आए? कितने लोग हैं? कोई भी नहीं है। सबको क्या पड़ी है कि भागो दौड़ो पैसा कमाओ, ठीक है? तो वो गुलामी की सोच है ना, आज तक जिंदा है। तो वही वही तो है जिसकी वजह से भगत सिंह की सोच को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए उस टाइम पे लोग। हरियाणा में करते हैं, आज भी फ्रीडम है, लोग बोलते हैं, जब हरियाणा भगत सिंह में का नाम आता है खड़े होते हैं ना। तो उस आज टाइम भी पे भी हुए हरियाणा हैं। में भगत सिंह के प्रशंसक और भगत सिंह को मानने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। पंजाब के मुकाबले तो बहुत ज्यादा है। एक एक मतलब एक एक का क्या कहना है इस बारे में? एक सेकंड। सबसे बड़ी बात ये है ना कि जैसे भगत सिंह को फांसी हुई थी, ठीक है? फांसी मतलब भगत सिंह के अलावा इंडिया में बहुत लोगों को हुई थी, ठीक है? जैसे भगत सिंह को हुई, ऐसे और क्रांतिकारी को हुई। पर मुझे नहीं लगता किसी भी क्रांतिकारी की मौत के बाद ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन हुआ हो। किसी के नहीं देखा। मतलब ये देखा जाए तो ये जो नियम है पूरे देश में ही लागू हो रहा है कि अंग्रेजी से क्या करते थे कि तुम्हारे बीच का एक बंदा है जो तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा है और उसको वो लटका देते हैं और कोई कुछ भी नहीं बोलता। ये भी एक सोचने का विषय है। अगर ये तो क्योंकि भगत सिंह को हुई है तो अशफाक उल्लाह को भी हुई थी, बिस्मिल को भी हुई थी, और और बहुत सारे लोग थे। मतलब मुझे और अभी ध्यान नहीं आ रहे, बहुत सारे क्रांतिकारी थे, राज लेकिन किसी के उसमें नहीं हुआ। राजगुरु लेकिन सुखदेव भगत जो सिंह उनके का साथ में ही केस थे। यहाँ पर भगत सिंह का केस यहाँ पर यूनिक इसलिए है क्योंकि भगत सिंह का ट्रायल चला था और भगत सिंह के विचार आते रहते थे कोर्ट द्वारा और एक लहर ट्रायल में आने लगी थी बोलते जनता के अच्छा बीच में। थे। एक लहर आने लगी थी। ऊपर से भगत सिंह ने वो भी किया था, भूख हड़ताल भी की थी। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये भी लगती है कि गांधी को जानते हैं हड़ताल इसके लिए, भूख हड़ताल के लिए, अनशन के लिए, लेकिन गांधी से कहीं ज्यादा कई दिनों के लिए तो भगत सिंह ने किया था। लेकिन भगत सिंह की कभी गांधी ना तो क्यों ये नहीं छात्रों बचाना के लिए चाहता कोई था भगत जानता। सिंह को? क्या कह रहे हो? गांधी क्यों नहीं बचाना चाहता था भगत सिंह को? अगर गांधी वो गांधी का तो मतलब अच्छा, भगत उस सिंह का टाइम मुझे उत्तर ऐसा मानना भारत है कि में भी है ना, गांधी को उत्तर तो भारत भटके हुए में युवा लगते थे। जब गांधी के उत्तर नजर में तो भारत भटके हुए में दो युवा थे। तीन वकीलों के नाम मैं लूंगा, उसके बाद सवाल लेता हूँ, उसके बाद जवाब लेता हूँ। उस टाइम पे अंबेडकर जी भी बहुत बड़े वकील थे, गांधी जी भी बहुत बड़े वकील थे, नेहरू भी वकील थे, छोटू राम भी वकील थे। लेकिन किसी ने भी इसका मुकदमा नहीं लड़ा और इसके पक्ष में कोई भी मतलब बोले ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं वकील का तो बोले। ऐसा है कि ब्रिटेन से जितने भी लोग पढ़ के आए थे वो सब वकील ही थे। इंडिया हाँ, जितने भी थे, सरदार पटेल भी लगा लो, जितने भी लोग थे जो पढ़ने गए थे वो सभी वकील थे। कोई वहां पर बिजनेस करने नहीं गया था। ए टू जेड वकील थे बिल्कुल। जितने भी लोग गए थे। तो वकालत, अगर आपको कानून पता है, ठीक है, आप कानून को जानते हो ना, आप वकील हो, आप सिर्फ कानून को जानते हो, लेकिन कानून को जानना ये तो नहीं बताता ना कि आपको लड़ना किसके लिए है। आपकी थिंकिंग पैटर्न को नहीं बताता ना। गांधी जी सही। वकील है, ठीक है, लड़ सकते थे, कानून का पता है, सब चीजों का पता है। और उनका चलो उस टाइम पे इम्पैक्ट अंग्रेजों के बीच में इतना है कि अगर वो बोले तो एक आदमी को वो छोड़ सकते हैं, उसको फांसी की सजा हुई है तो बचा सकते हैं ना। लेकिन क्यों नहीं बचा रहे हैं? क्योंकि उनका पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं है ना उसमें। उस टाइम पे वो जो कर रहे हैं, जो अपनी पॉलिटिक्स जमा रहे हैं, उन लोगों का अपना पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं है ना। आज के टाइम में फिर से सेम एग्जांपल्स लेते हैं। एक नेता दूसरे नेता को भरने देता है क्या? बरगद की छांव में दूसरा पेड़ उगने लगे तो बरगद उगने देता है क्या? वही चीज तो है कि अगर भगत सिंह उस टाइम पे जिंदा रहते, मे भी वो पॉलिटिक्स भी छोड़ देते, रेस्ट करते, लेकिन लोगों को नहीं लगता ना कि वो करेंगे, क्योंकि सबको अपने जैसा लगता है कि अगर ये बच गए तो मेरे लिए आगे रास्ते में का रोड़ा बनेंगे ना। तो वो पॉलिटिकल बेनिफिट उन लोगों को नहीं मिल रहा है, तो इसलिए उन्होंने उनको नहीं बचाया। किसी ने भी उनका अब केस नहीं तो लड़ा। सारी चीजें हैं अजय, अब तो हम सब कुछ जानते हैं। पंजाब का एक लड़का था, 23 साल का था, बेहतरीन विचारक था, दार्शनिक था, देशभक्त था, पेट्रोटिक था, देश के लिए मर गया, अच्छी चीजें लिख के गया, फिल्में बनी हैं, गाने बने हैं। आज भी जो पंजाब का नौजवान तबका है वो अपना हीरो भिंडरेवाला को मानता है, अपना हीरो भगत सिंह को नहीं मानता। पंजाब का एक बहुत बड़ा तबका है जो आज भी भगत सिंह को गद्दार मानता है। बहुत सारे वीडियो आते हैं हमारे सामने जब भगत सिंह को सीधा सीधा तौर पर गद्दार वही लोग बोलते हैं। किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, मुख्यतः बहुत अलग अलग गुरुद्वारे हैं और उन अलग अलग गुरुद्वारों में भिंडरेवाले जैसे आतंकवादी दुर्दांत दरिंदे की तस्वीरें मिल जाएंगी, भगत सिंह की तस्वीरें नहीं मिलती। तो ये क्या द्वंद है पंजाब के अंदर ही कि आज तो सारी चीजें हैं। आज तो कम से कम अगर आप बंगाल के अंदर जाओगे तो आज बंगाल के अंदर सुभाष चंद्र बोस की, रविंद्रनाथ टैगोर की कितनी इज्जत है।
बहुत शानदार इज्जत है, लेकिन वही इज्जत पंजाब में भगत सिंह की क्यों नहीं है? ऐसा क्या भगत सिंह ने खोट कर दिया था पंजाब का कि पंजाब के अंदर भगत सिंह का नाम लेने पर मार पिटाई हो जाती है, और पंजाब का नौजवान आज भिंडरेवाले की फोटो उठा के भिंडरेवाले के झंडे उठा के चल रहा है, जबकि वो भगत सिंह के झंडे नहीं उठाता। देखो, भगत सिंह जो बातें करते थे ना, वो थी कि सोशल रिफॉर्म्स की, इक्वालिटी की। उनको रिलीजन से लेना देना नहीं था ना, कि रिलीजन के बेस पे हम एक अलग कंट्री बनाएंगे। वो चाहते थे कंप्लीट इंडिया की डेवलपमेंट, कि पूरा इंडिया कैसे डेवलप करेगा, हर एक लोगों को इक्वालिटी कैसे मिलेगी, भेदभाव कैसे खत्म होगा, इन सब चीजों के बारे में बात करते थे। लेकिन अगर आप भिंडरावाले को उठाओगे तो वो क्या कर रहे हैं? एक रिलीजियस ग्रुप को टारगेट किया है कि हम अपना अलग से कंट्री बनाएंगे। लोगों को जोड़ना बहुत मुश्किल है। हम लोग 3 लोग बैठे हैं, हम आपस में बहुत सालों में हम 3 लोग इकट्ठा हुए हैं कि जिन लोगों को एक चीज में मजा आ रहा है, एक साथ बैठने में, एक जैसी बातें हैं, तो एक जैसी थिंकिंग लेवल है। तो ऐसे लोगों को जोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो कि लोगों को जाके 2 ही बातें तो बोलनी है, इधर वालों को अलग बोलना, उधर वालों को अलग बोलना, जिन्हें झगड़ा करवाना बहुत ईज़ी होता है। तो भिंडरावाला वही तो करके गया, और उसी चीज के लिए, उस चीज में लोगों को क्या दिख रहा है? अपना रिलीजियस बेनिफिट दिख रहा है, अपने राइट्स दिख रहे हैं। उनको उस चीज से मतलब नहीं है ना कि कंट्री का क्या हो रहा है। वो सिर्फ एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं, तो उससे आगे की सोच नहीं रख पा रहे। तो इसीलिए भिंडरावाला वहां पे अभी तक जिंदा है और भगत सिंह मर चुके हैं। ठीक है। हम्म। यही मैं अजय सहमत हूँ इस बात में कि भगत सिंह की जो विचारधारा थी वो फिट नहीं हो रही। मतलब जो जो लोग आज लोगों को मन में बैठा दी है कि अलग देश है, अलग देश की ये हमें ये बेनिफिट होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो उस चीज में तो भगत सिंह कहीं फिट ही नहीं होते। भिंडरवाला होते हैं क्योंकि उनको ऐसा बना दिया महान संत ये वो, तो वो चीजें तो है भाई। भगत सिंह उनकी कहाँ किस चीज में फिट बैठेगा? किसी भी हाँ, चीज में नहीं भगत सिंह तो बैठेगा। किसी भी सोच में फिट नहीं बैठ। दूसरी ना तो धार्मिक सोच में दूसरी चीज बैठेगा, फिर से वही या है। अच्छा भाई, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ बोलिए, आप आप बोलिए। आप बोल रहे थे। मैं बोल रहा हूँ, वही चीज तो है ना सेम, कि वॉयलेंस, भिंडरावाला वॉयलेंस सिखाता है कि हथियार उठाओ, लड़ो, एक छोटे से टुकड़े के लिए। तो उस वॉयलेंस का इतना इम्पैक्ट है ना आज के टाइम पे, कि लोग वॉयलेंस को बहुत जल्दी खरीद लेते हैं। आप मूवीज देख लो, बहुत प्यारी सी स्टोरी बनाओ, बहुत अच्छा कुछ लिखो, कोई नहीं देख रहा है। आप उसमें जम जम के मर्डर डालो, लूटपाट डालो, लड़ाइयां डालो, एक आदमी दूसरे को मार रहा है, बहुत बिकता है। तो वही चीज कर रहे हैं ना, उन्होंने वॉयलेंस को बेचा है, तो वॉयलेंस को खरीदने वाले बहुत हैं। जैसे भगत सिंह गए, भगत सिंह को हमने किस चीज के लिए याद रखा है? लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसीलिए याद रखा है कि उन्होंने बंदूकें उठाई हैं। वॉयलेंस हाँ, के लिए याद किया है ना उनको भी, रिबेलियस नेचर के लिए याद किया है। उनकी थिंकिंग के लिए याद नहीं करते उनको, उनको उनके रिबेलियस नेचर के लिए, उनकी वॉयलेंस के लिए याद करते हैं। जितने सारे गुंडे होंगे ना, सबकी गाड़ी के पीछे भगत सिंह की फोटो होगी, बंदूक के साथ। आप कभी भी देखना, यंगस्टर्स लगाते हैं बाइक के पीछे फोटो छपवाते हैं भगत सिंह की, हरियाणा में भी, क्योंकि वो लोग उस वॉयलेंस से ज्यादा प्रभावित हैं, रेदर देन उनके थॉट्स क्या थे भगत उस चीज सिंह से। रादर देन भगत भगत सिंह हिमसेल्फ, सिंह रेदर देन, वो मोटिवेटेड वो टू वायलेंस। वॉयलेंस, वॉयलेंस। एक तरह से अच्छा कहा, ये, जैसे चे गुवेरा को लगाते ना, चे गुवेरा हो गया, भगत सिंह हो गया, मतलब सिमिलर है ना। लेकिन वही है कि चे गुवेरा बिल्कुल। बंदूक से तो रहता ही था, भगत सिंह का बंदूक से उतना रिश्ता नहीं था। हाँ, भगत चिगुएरा सिंह की को भी अगर फोटो वही लगाना थी। भी है तो कलम के हिसाब से लगाया जा सकता है कि वो एक अच्छे कलमकार थे, और वो अगर इतना लंबा वक्त तक आज भी जी रहे हैं तो वो इस वजह से जी रहे हैं कि बंदूक से ज्यादा अच्छी वो कलम चला लेते थे। जब विचारों के स्थान पर उनकी किताब है जिसका जिक्र भी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि जो क्रांति है, क्रांति की मशाल हमेशा विचारों के स्थान पर ही जलती है, और सही बात। क्रांति की तलवार हमेशा विचारों के स्थान पर ही तेज होती है। मैं एक चीज के ऊपर और यहाँ दर्शकों का ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। भगत सिंह की एक किताब है, वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों। यकीनन तौर पे जब भगत सिंह की दूसरी किताबें हम पढ़ते हैं ना, तो उसकी भाषा शैली बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है। लेकिन जब हम वाई आई एम एथिस्ट किताब पढ़ते हैं, तो वो तर्क संगत नहीं नजर आती कहीं से भी। और एक तरह से मेरे मतलब ये मेरे निजी विचार हैं, मेरे हिसाब से वो पूर्णतः एक प्रोपेगेंडा किताब है जो भगत सिंह ने खुद भी नहीं लिखी,
जो किसी और ने लिख के, क्योंकि जेल के अंदर जब आदमी होता है तो वो सरकार का गुलाम होता है, सरकार जो चाहेगी आदमी वही करेगा। वाई आई एम एथीस्ट इतनी बचकाना सी बातें करती है, इतने बचकाने से तर्क देती है गरीबी और अमीरी के ऊपर, कि उन बचकाने तर्कों को, मैं उन दिनों नास्तिक होता था जब पहली बार मैं नास्तिक क्यों हूँ पढ़ी थी, और मैं तो बहुत अच्छे दर्जे का नास्तिक था, लेकिन उसके बावजूद भी जो सवाल जवाब उसमें थे वो बहुत बचकाना थे। तो मेरा ये था कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये किताब भगत सिंह ने लिखी हो, भगत सिंह के नाम पर ये किताब किसी न किसी ने बो दी है हमारे बीच में, क्योंकि बहुत बचकाना तर्क, और भगत सिंह इतने बचकाना तर्क नहीं दे सकता। तो वाई आई एम अ थीस्ट जो है वो उसकी जीवन का एक पहलू रही ही नहीं, लेकिन बहुत बड़ा जो यूथ है वो उस किताब को पढ़ के और धर्म की व्यवस्था को चुनौती देने के लिए खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि भगत सिंह कह के गया था, भगत सिंह नहीं कह के गया ये बात। भगत सिंह के नाम पे अगर किसी और ने कह दी होगी तो कह दी होगी, वरना भगत सिंह ने ये बात नहीं कही। भगत सिंह खुद आर्य समाजी घर से था, और वो खुद आर्य समाज के उस स्वरूप को मानता था कि परमात्मा जो है वो सर्वज्ञाता, सर्व निरंकार है। तो वो किताब का भी अपना ही एक अलग ही सिस्टम चल रहा है। तो छोटे छोटे किताब के ऊपर करके फिर हम थोड़ा सा भगत सिंह की रूमानियत की बातें भी करें। तो ये चीज़ भी तो हो सकती है ना कि अगर जेल में हैं और उनके नाम से कोई और लिख रहा है, हाँ, आपको बाहर आराम से हो ये नहीं पता ना कि और जितना जैसे पॉलिटिकली हमें दबाया गया है उस टाइम में, तो उस टाइम में आप किसी के नाम से कुछ भी फैला दो, केसेस बना दो। तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी तो बने हैं ना फ्रीडम फाइटर्स पे कि जो उन्होंने नहीं बिल्कुल। किया उस चीज़ के लिए उनको पनिश कर दिया गया। तो सेम चीज़ मे बी उनके साथ भी की गई हो। इनकी बुक के साथ कर सकते हैं। जो उनके बिल्कुल। थॉट्स हैं, राइटिंग पैटर्न एनालाइज़ करना बहुत पुराने टाइम से चल रहा है कि किसने क्या लिखा है। आप सेम वर्डिंग्स यूज़ कर सकते हो, लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि ये पैटर्न नहीं चीज़ें पकड़ उसने सकते, बोली हैं। पैटर्न आप थिंकिंग नहीं पकड़ सकते, लेकिन आप पैटर्न थिंकिंग पकड़ नहीं सकते पकड़, हो कि हाँ थिंकिंग ये है। ये व हाँ, ये वर्ड्स ऐसे-ऐसे यूज़ करता है इंसान कि मैं जो बोलता हूँ, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ, कंटीन्यूअसली यूज़ करता हूँ। तो उस चीज़ के बेस पे आप ऐसा टेक्स्ट लिख सकते हो कि सामने वाले को लगे कि मेबी उसने लिख दिया होगा। लेकिन उसमें थिंकिंग उस इंसान की है या नहीं, वो बहुत मुश्किल है लाइक समझना। जिस तरह से मैं इस बात पे आता हूँ, जिस तरह से भगत सिंह जिन लोगों से प्रभावित था, जैसे मुझे मतलब लोग कहते हैं कि मार्क्सिस्ट था, बट मुझे ऐसा लगता है कि भगत सिंह मार्क्सिस्ट से ज्यादा लेनिनिस्ट था। भगत सिंह लेनिन का प्रशंसक था, ना कि मार्क्स का ज्यादातर। ठीक है, तो लेनिन भी जिस तरह से नास्तिक था, तो शायद भगत सिंह ने वहां से प्रेरणा ली हो नास्तिकता की। और बात अगर राइटिंग स्टाइल की है, राइटिंग की है, तो बहुत सारे राइटर ऐसे हैं जिनकी शुरुआती चीजें उतनी अच्छी नहीं रही या उतनी मजबूत भी नहीं रही, इतनी उसकी उनकी बाद की चीजें रही है। कई बार ऐसा रहता है कि इंसान एक विषय में बहुत अच्छा लिख देता है, दूसरे विषय में उतना अच्छा नहीं लिख पाता। तो ऐसा भी हो सकता है कि भगत सिंह क्रांति के ऊपर अच्छा लिख सकता हो, प्रेम भी अच्छा लिख सकता हो, बट नास्तिकता वाले टॉपिक में थोड़ा कमजोर हो। ये भी चीजें हो सकती है ना। ये भी ये भी नास्तिकता चीज़ें हो वाले सकती विषय हैं। पर बिल्कुल हो सकता है, और एक में लेनिनवादी होने पर इसके और ये भी बहुत संदेहास्पद बात है, क्योंकि जेल से बाहर जब तक भगत सिंह था, भगत सिंह के ऊपर कोई भी असर नहीं था, ना लेनिन का था, ना माओ का था, और ना मार्क्स का था। लेकिन भगत सिंह जब जेल के अंदर, माओ तो चलो उस टाइम पे अलग वो हो गए, लेकिन जब जेल के अंदर भगत सिंह जाते हैं तो हमें सिर्फ कहानियां बताई गई कि वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे और उनसे बोला गया कि एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिलने को दो। तो देखो, जो भी मार्क्सवादी सोच है या कम्युनिस्ट जो सोच है, ये पूरी तरीके से यूरोपियन प्रोपेगेंडा है दुनिया को बर्बाद करने का। तो हो सकता है वही यूरोपियन तो या राज कर रहे थे, तो भगत सिंह के नाम पर वही लोग इस लेनिन और इस मार्क्स के प्रोपेगेंडा को यहाँ पे बोलना चाहते हो, जिस तरह से भगत सिंह के नाम पर वो लोग यहाँ पे एथिज्म का प्रोपेगेंडा बोल रहे थे। क्योंकि धर्म, मेरे को नहीं लगता कि भगत सिंह एक बहुत विलक्षण बुद्धि के प्राणी थे, तो भगत सिंह धर्म की व्यवस्था को नहीं समझते होंगे, और ये नहीं समझते होंगे कि इतने बड़े देश को और इतनी बड़ी जनसंख्या को डिसिप्लिन करने के लिए, स्वचलित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए धर्म से बड़ा मोटिवेटर कुछ भी नहीं है। भगत सिंह एक विलक्षण बुद्धि के स्वामी थे, तो इतने विलक्षण बुद्धि ये तो सोच दे ही देते हैं कि जो धर्म है, धर्म केंद्र है जीवन का, और आज तक कोई देश ऐसा नहीं हुआ है आज तक के मानव इतिहास में जो बिना धर्म के मात्र 100 साल सरवाइव कर पाया हो। है कि हाँ, तो लेकिन भगत सिंह जिस
दौर में थे, उस समय देश बन रहे थे, नए नए देश बहुत सारे बने थे, नई सोच के साथ बने थे। इवन रशिया भी उस समय बना था, तो वो एक नया देश था। ऐसा नहीं कि रशिया, यूएसएसआर एक मतलब आज जैसा आप देखते हैं कि एक फेल प्रोजेक्ट था, एक देश बना, कई देशों को जोड़ा और फिर टूट गया। भगत सिंह ने भी उसकी फेल्ड हो शुरुआत गया देखी ना, थी वो ना। फेल्ड और एक्सपेरिमेंट भगत हुआ ना सिंह, वो। मार्क्सवादी वाली बात ये है कि भगत सिंह जिस समय कॉलेज में पढ़ता था, लाहौर कॉलेज में, तो उसके प्रोफेसर से उसने चीजें सुन ली थी। भगत सिंह तो मतलब वर्ल्ड लिटरेचर से और वर्ल्ड मैगजीन से जुड़ा हुआ था बहुत अच्छे से, क्योंकि जिस समय जितनी भी चीजें आज थी ना, इवन अगर आप गांधी के उस समय के लेटर पढ़ो और भगत सिंह के पढ़ो, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगत सिंह को ज्यादा पता था, जबकि गांधी तो वहां पर हाँ रहता ही था, अफ्रीका में रहता था, बिल्कुल। इंग्लैंड में रहता था। बट गांधी वर्ल्ड विषय पे इतना ज्यादा पकड़ नहीं रखता जितना भगत सिंह रखता था। ये भी बिल्कुल। सोचने की बात है कि एक हम्म। ये चीज पंजाब के कॉलेज में पढ़ने वाला एक बंदा, और वो वैसे ही सोच रहा है चीजों पे जैसे कोई फ्रांस में बैठा कोई बंदा सोच रहा है। अजय। ये चीज भी है। दूसरा, अगर कोई आदमी विलक्षण बुद्धि का है और बहुत स्मार्ट है, पढ़ता है, तो मे भी चीजें ऐसी हो सकती हैं कि चीजों को क्वेश्चन करना सीखता है इंसान। स्टडी करता है, एजुकेट होता है, तो वो आदमी चीजों को क्वेश्चन करना सीखता है। मे बी उनका भी हो सकता है कि वो क्वेश्चन कर रहे हो चीजों को, एक्सपेरिमेंटेशन, कि ये चीजें सही हैं, गलत हैं। और दूसरा क्या है कि अगर आप किसी कंट्री को सोशल रिफॉर्म्स लाना चाहते हो, तो आपको एक नया आइडिया चाहिए। इक्वालिटी रिलीजन में बहुत लेट आती है, लेकिन अगर आप एथिज्म में जाओगे ना, तो वहां पे इक्वालिटी आप टीच कर सकते हो, बहुत सिंसियरली टीच कर सकते हो। क्योंकि एथिज्म ये नहीं सिखाता कि आप भगवान से रिलेशन बनाओ, कुछ ना बनाओ। वो मना भी नहीं करता कि आप मानो ही मत। वो सिर्फ क्या है कि आपको इंसान बनना सिखा रहे हैं कि पहले आप बेहतर इंसान बनो, उसके बाद आप रिलीजन की तरफ जाओ या किसी भी तरफ जाओ। वो अलग कॉन्सेप्ट है। एज ए ह्यूमन अगर हम देखते हैं, तो इवन मे इवन भी भगत सिंह की पॉसिबल है कि राइटिंग में उन्होंने भी क्वेश्चन भगत किया सिंह ने हो चीजों को। भगत सिंह की राइटिंग में भगत सिंह ने जी कोट्स कर रखा है कि दुनिया की सबसे प्यारी चीज है किसी नास्तिक का आस्तिक बनना। ये सुखदेव को भगत सिंह ने लेटर लिखा था, उसमें था ये, तो उसने किसी ना किसी जगह देखा होगा ऐसा, कोई एक नास्तिक इंसान हो वो आस्तिक बन रहा है, तो वो भी तो एक बहुत प्यारी आस्तिक प्रोसेस बन है रहे ना। हैं। एक और वो किसी सेम चीज का चीज बैठा हूँ विरोधी ना, भी एक नहीं था। एक एक मैं होता बैठा है कि हूँ ना। किसी का मैं विरोधी होना। मैं मैं भगत सिंह मैं धर्म मैं का कोई एक और विरोधी नहीं मैं था। एक और एग्जांपल दे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको सेम चीज पे, नास्तिक से आस्तिक बनने में। औरंगजेब के टाइम में एक सूफी हुए हैं, तो उनका क्या था, उनका सर कलम करवा दिया था औरंगजेब ने। मंसूर। तो उनके जो छोट मंसूर नहीं, मंसूर को पत्थरों से मार दिया शर, गया था हाँ, सरमद मंसूर सरमद को ही शरीफ। मारा। मंसूर को मारा गया, लेकिन शर्मद एक थे। शर्मद क्या थे, अच्छा। वो सूफी थे। और सूफी बोल लो या फिर साफा बोल लो, जो अपनी लैंग्वेज में है, तो हाँ वो कुछ भी। नंगे रहते थे। वो नंगा रहते थे पूरा दिन, कि नंगे रहना है। और भगवान को मानना है, नहीं मानते थे। कि जो मुस्लिम्स है ना, कलमा पढ़ते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, की अगर भगवान है, अगर भगवान है, तो मोहम्मद पैगंबर उनके रसूल हैं। तो वो ये पढ़ते हैं पहला। तो इस चीज को वो क्या करते थे, वो सिर्फ इतना पढ़ते थे कि ला इलाहा का मतलब होता है नहीं है कोई भगवान। तो वो इंसान, उसको इस चीज के लिए मार दिया गया कि तुम नंगे रहते हो। तो उसने बोला कि मैं कपड़े क्यों पहनूं, मेरे अंदर तो गंदगी नहीं है, मेरे अंदर गंदे थॉट्स नहीं आते, मेरी बॉडी उनको रिवेल नहीं करती उन थॉट्स को, तो मैं क्यों पहनूं कपड़े। दूसरा, उनसे पूछा गया कि फिर जब नी फंसे तर्कों में, तो उनसे पूछा गया कि आप कलमा पढ़ दो। उन्होंने पढ़ दिया कि ला इलाहा। तो ला इलाहा पढ़ा, तो उन्होंने बोला कि देखो ये तो नहीं पढ़ रहा पूरा। तो उससे पूछा गया कि पूरा पढ़, तो उसने बोला मेरे लिए इतना ही पूरा है कि नहीं है कोई भगवान। कि अगर मैं देख लूंगा, जब मैं जान लूंगा, पहचान लूंगा, मुझे मिल जाएंगे, तो मैं पूरा पढ़ दूंगा। कि मैं उनसे पूछ लूंगा कि रसूल है या नहीं है, फिर मैं पूरा पढ़ दूंगा। तो वो चीज है ना, कि एथिज्म लाइफ में कहीं भी आ सकता है। आस्तिक से नास्तिक होना या नास्तिक से आस्तिक होना, दोनों चीजें ब्यूटीफुल है। कि आप कहीं ना कहीं राइट। अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हो। राइट। तो तो सेम वक्त चीज मेरी की जो भगत सिंह के साथ दरकार रही हो। है, वक्त की जो दरकार है वो हमें ये कह रही है कि अब हम अपनी बातों को समेटना शुरू करें। हमारी बातों को समेटने पर सबसे पहले मैं क्लोजिंग रिमार्क्स छोटे छोटे दोनों मेरे अंगारों से चाहूंगा। अजय, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स क्या रहेंगे भगत सिंह के बारे में, पंजाब के बारे में, आज के दौर के बारे में, उस वक्त के दौर के बारे में, और भगत सिंह की वजह से क्या समाज में कोई सच में बदलाव आ पाया या सिर्फ भगत सिंह एक पोस्टर बॉय बन के रह गए। देखिए, जो पहला है कि भगत सिंह को पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि भगत सिंह
भगवान नहीं थे, उनको हम भगवान का दर्जा देते हैं तभी हम उनको फॉलो नहीं कर पाते। दूसरा या तो उनको देते हैं रेबल का, तो फॉलो करते हैं तो गुंडाई करते हैं हम। तो इन दोनों चीजों को छोड़ के हमें ये समझना पड़ेगा कि वो कितने नॉर्मल से इंसान थे। रिफॉर्म लेके आने के लिए कितना नॉर्मल होना जरूरी है कि एक 22 साल का लड़का है, उसको मस्ती भी करनी है, दोस्त भी हैं उसके, मूवीज भी देखता है, किताबें भी पढ़ता है, सब चीजें करता है। तो दोस्तों के बीच में बैठ के वो मजाक भी तो करता है ना। 22-23 साल का लौंडा है, लेकिन जब जो काम करना है, रिफॉर्म्स जो लेके आने हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो एक नॉर्मल इंसान को जब हम भगवान बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम उनको फॉलो करना छोड़ देते हैं कि यार भगवान है वो, तो उनके जैसे हम नहीं बन पाएंगे। हमें वो एटीट्यूड छोड़ के भगत सिंह को अपनाना होगा, तब हम भगत सिंह को जिंदा देख कर सकते हैं या अपनी लाइफ में डाल सकते हैं। उससे पहले नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज जो पंजाब में है, पंजाब में गन कल्चर है। आपको बंदूकों के गाने मिलेंगे, सब चीजें मिलेंगी, और सब चीजों में आप भगत सिंह को यूज कर रहे हो, तो उस चीज को छोड़ दीजिए। वॉयलेंस को प्रमोट ना करें, भिंडरावाला को छोड़ें और भगत सिंह की तरफ आए। उनकी जो सोच है उसको पढ़िए, उनके बराबर पढ़ के आप देखिए, नॉर्मल इंसान बन के देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। और दूसरी चीज, अगर आप रिलीजियस बेसिस पे दूसरी कंट्री बनाना चाहते हो, तो वो भगत सिंह की सोच नहीं है, वो उनकी हो भी नहीं सकती। वो एक यूनाइटेड कंट्री की, यूनाइटेड वर्ल्ड की बात करते थे, लेकिन एक अलग से सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाना उनकी सोच से बहुत अलग है। बड़ी जनता का एक साथ रहना आसान है। मैं ओशो की लगभग बातों से सहमत होता हूँ, लेकिन मैं ओशो की इस बात से कभी सहमत नहीं हुआ कि छोटे देश बेहतर देश होते हैं। तो मैं उस चीज को नहीं मानता। आपके क्लोजिंग रिमार्क क्या रहेंगे इसके? एक मेरे हिसाब से वसुधैव इंडिया के यूथ कुटुंबकम। को, इंडिया के जो यूथ है उसका सबसे आदर्श व्यक्ति भगत सिंह ही हो सकता है, और भगत सिंह को पूरी तरह फॉलो करना चाहिए। जिस तरह से वो स्टडी करते थे, जिस तरह से वो चीजों के बारे में सोचते थे, अपने विचार रखते थे, प्यार करते तो थे। जो बिल्कुल करते थे। उसको हर करते चीज होंगे से यार, प्यार था, उसको हर सब चीज चीजों से से। प्यार था। उसको खेती किसानी से प्यार था, उसको पढ़ने से प्यार था, उसको फिल्म देखने से प्यार था। इवन वो अंग्रेजों से भी नफरत नहीं करते थे। उसके मन में हेट्रेड किस चीज के लिए रही थी? हाँ, एक दुश्मन वर्ग था, बट वो वैसे नफरत नहीं करता था जैसे लोग पाल लेते हैं। क्योंकि एक अच्छे लेवल तक जागरूक होने का, पढ़ने का यही नतीजा रहता है कि आप नफरत नहीं फायदा कर पाते, आप उस चीज को और समझ नफरत जाते हो, आप नफरत को भी समझ जाते हो। जो इंसान नफरत को समझ गया ना, वो इंसान नफरत करेगा ही नहीं। हम वो चीज करते हैं इसलिए, कोई भी चीज हम उस चीज को समझते ही नहीं। यहाँ पर दिक्कत आ जाती है कि हम नफरत किस लिए कर रहे हैं, हम वो क्यों। इवन जो प्यार में समझ लेता है वो प्यार नहीं करता, वो प्यार में हो जाता है। है। तो मेरे साथियों, मेरी तरफ से जो क्लोजिंग रिमार्क्स हैं, भगत सिंह एक 23 साल के नौजवान थे जिन्होंने मात्र उस उम्र में, जिस उम्र में सीखने के ही दिन होते हैं, उस उम्र में उन्हें शरीर छोड़कर जाना पड़ा। तो भगत सिंह के अंदर भी बहुत सारी अच्छी बातें थी, भगत सिंह के अंदर बहुत सारी प्रेरणादायक बातें भी थी। भगत सिंह भी जीवन को पूर्णतः उस वक्त उतना नहीं समझ पाए थे जितना हमें समझ जाना चाहिए। अपनी गाड़ियों के पीछे भगत फिर आना पड़ेगा, भगत सिंह कह के लिखने से कुछ नहीं होने वाला है। भगत सिंह फिर से नहीं आने वाले, क्योंकि कोई भी, ना राम दोबारा आए, ना कृष्ण दोबारा आए, ना क्राइस्ट दोबारा आए, ना पैगंबर दोबारा आए, और ना भगत सिंह दोबारा आएंगे। सोच आएगी एक और सुधारात्मक सोच अगर आपके बीच में आती है, तो उसके अंदर भगत सिंह ना खोजें, उसके अंदर एक नई सोच खोजें और एक नया व्यक्तित्व, एक नई शख्सियत खोजें। आप लगातार हमें जो प्यार दे रहे हैं, उस प्यार के लिए मैं और हमारे अजय और एके, हम सब अभिभूत हैं। आप लगातार इसी तरह से हमारा समर्थन करते रहिए, हमारे साथ बातें करते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमें भी हौसला मिले और हमारी भी एक अच्छे लोगों के साथ जान पहचाने बढ़े। और आप सब हमें सिर्फ सुनिए मत, आप सब हमारे साथ जुड़ के खुद को भी सुनाइएगा। मैं अपने दोनों के दोनों अंगारों को, अजय को और एके को, दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से मेरे लिए और दैनिक अंगारा के दर्शकों के लिए ये वक्त निकाला। और मैं अपने सारे के सारे दर्शकों को इस चीज के लिए धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार इस तरह से इतना प्यार हमें दे रहे हैं। आपके हृदय में बैठे हुए उस परमपिता परमात्मा को मैं नमन करता हूं। तो आज इसी के साथ हम आज के विषय को यहीं पर बंद करते हैं, और कल फिर हम एक अलग विषय के साथ आप सबके सामने मौजूद होंगे। आप खुद हमें कमेंट में आकर अलग अलग विषय बता सकते हैं, आप दुनिया का कोई भी विषय हमें बता सकते हैं, हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे ताकि उससे हमारी बातचीत का और हमारे सामाजिकता बढ़े। तो आप सबको फिर से नमन करते हुए, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।